नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर इस शो का एक नया एपिसोड लेके आए हैं, जिस शो को हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी फ्रॉम प्रवीण स्वामी। तो आज के एपिसोड में हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि पिछले कुछ महीनों में हाल ही में कई वांटेड खालिस्तानियों की मौत के पीछे की कहानी क्या है। शो की शुरुआत करने से पहले, आप सभी के सवाल लेने से पहले प्रवीण आपकी तरफ रुक करके पूछना चाहूँगी, पहले अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा पाएँ कि किस तरह की किन खालिस्तानियों की मौत हुई है, कितने महीनों में कितनी मौतें हुई हैं और किस तरह के अगर वो रहस्यमयी थी मौतें या उनके पीछे कारण क्या था। अपूर्वा, पिछले महीने में 3 खालिस्तानी लीडर जिनके नाम एनआईए के अलग अलग केसेस में मेंशन थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए या सेडिशियस एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी मौत ओवरसीज़ हो गई। यूनाइटेड किंगडम में एक केस था, पाकिस्तान में एक केस था और कनाडा में एक केस था। जी। उसके पहले भी 2 लीडर खालिस्तान के काफ़ी सीनियर फिगर्स थे, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मारे गए। अब ये इन 5 में अगर हम लिस्ट लें तो एक लीडर अवतार सिंह खंडा जो यूनाइटेड किंगडम में फौत हुए, उनका ये कहा जाता है कि काफ़ी टाइम से वो बीमार थे, कुछ उनको कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम कुछ था और हो सकता है कि उसी के वजह गुजरे। लेकिन ये भी अफवाहें फैली हुई हैं कि उनको जहर दिया गया था, शायद उन्हीं के किसी समर्थक ने जहर दिया था। फिलहाल वहाँ के पुलिस का ये कहना नहीं है, लेकिन ये अफवाह फैली हुई है। एक और केस में एक खालिस्तान लीडर जो कनाडा में थे, उनको गोली मारी गई। हो सकता है कि ये कुछ क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट था, गैंगस्टरिज्म और ऐसी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि और अफवाह जो फैली है ये है कि भारत के किसी खुफिया एजेंसी ने करवाया किसी के थ्रू। एक केस था जो परमजीत सिंह पंजवाड़, बहुत बड़े नाम थे खालिस्तान मूवमेंट में 1980s में, अर्ली 1990s में, वो कराची में असैसिनेट हुए। उस केस में भी भारत के खुफिया सर्विसेज का नाम आया जी। लेकिन एक और केस था कनाडा में जहाँ कोई मारे गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक टाइम खालिस्तानी ज़रूर थे, लेकिन वो बहुत बड़े समर्थक बन गए थे मोदी जी के। तो उनको शायद हो सकता है किसी खालिस्तानी गैंग ने मारा। 2 लोग उस केस में जेल में हैं। अब दोनों ना सिख हैं ना पंजाबी हैं, किसी गैंग से जुड़े हुए हिटमैन हैं। और उस केस में ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई फाइनेंशियल मोटिव था, क्योंकि ये जन जो थे उनने बहुत सारे शेडी फाइनेंशियल डीलिंग्स में भी उनका हाथ था। तो 5 के 5 केस मर्की हैं जी। सच्चाई किसी भी केस में कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह सामने नहीं आई। लेकिन 5 once is an accident कहते हैं, twice is a mistake, 3 times is a bad habit। तो ये कह सकते हैं कि खालिस्तानियों की मरने की बैड हैबिट हो गई है, लग रहा है। और ज़रूर बहुत लोग बहुत क्यूरियस है कि वाकई हो क्या रहा है। जी जी, चलिए इसी बात पे पहला सवाल लूँगी संकल्प का, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि बलूच विद्रोहियों और पैलेस्टीनियन आतंकवादियों की भी विदेशी धरती पर रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है। ये बातें कुछ घंटों के लिए सुर्खियाँ बनती हैं और फिर भुला दी जाती हैं, लेकिन खालिस्तानी समूह के राजनीतिक दबदबे को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें, भले ही इन हत्याओं का कोई सबूत ना हो, राजनीतिक स्तर पर कुछ कड़वाहट पैदा कर सकती हैं? पहली बात है, जहाँ तक पैलेस्टीनियन लीडर्स की किलिंग्स की बात है, उसकी कहानी हमें काफ़ी हद तक अनटिल रिसेंट ईयर्स पता है, क्योंकि इजराइल में बहुत सारी किताबें छपी हैं इन ऑपरेशंस के बारे में। उनका इंटेलिजेंस सिस्टम भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, मैं ट्रांसपेरेंट नहीं कहना चाहिए लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री को उनकी खुफिया एजेंसी किसी का एग्जीक्यूशन करे और वो हक ये क्लेम करते हैं एग्जीक्यूट करने का, अगर किसी ने इजरायलियों पे हमला किया है या मारा है तो वो अटैक करने का ये हक अपना मानते हैं। सिमिलरली नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स को पकड़ के लाना या मार देने का हक अपना मानते हैं। उसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को उनके मोसाद के चीफ को रिटन ऑथराइजेशन देना होता है। तो ऑफ कोर्स वो जुडिशियल प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है
और धीरे धीरे फिर किताबों में या आर्टिकल्स में बात सामने निकल आती है पैलेस्टीनियंस की किलिंग्स की। आज की तारीख हमें काफ़ी जानकारी है कि किस मीन से हुआ। जैसे कि इज़राइल के फेमस ब्लैक सितंबर जो केस था, जब ब्लैक सितंबर दहशतगर्द तंजीम ने म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स मारे थे। अब उस पूरे हंट के बारे में, कैसे वो हंट डाउन किए गए, दुनिया के अलग अलग शहरों में मारे गए, उसके बारे में पूरी किताबें छपी हैं। बलोचियों के केस में ऑब्वियसली ऐसे कोई किताबें नहीं हैं। कई बार मतलब समझ नहीं आता कि क्या ये पाकिस्तान की खुफिया सर्विस ने मारा है कि या इनकी अपनी गुटबाजी में कोई मारा गया है कि ईरान ने किया। और सिमिलरली खालिस्तानीज़ के केस में भी बहुत सारी एम्बिग्यूइटीज़ हैं। जो इम्पोर्टेंट खालिस्तान लीडर्स इंडिया में मारे गए, हाँ कुछ केसेस में जैसे तलविंदर परमार के केस में ज़रूर विवाद है कि वो जेन्युइनली एनकाउंटर में मारे गए कि फेक एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन कोई शक नहीं है कि वो दहशतगर्द थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को उड़ा देने में उनका रोल था और वो पंजाब में एनकाउंटर में मारे गए। सही गलत एनकाउंटर पे आज भी विवाद चलता है। लेकिन बहुत सारे किस्से हैं जहाँ सच्चाई सामने नहीं आई है। अब देखते हैं, पहली बार मेरे ख्याल में जो पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 हिटमैन एक केस में जेल में हैं और उसमें हो सकता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में कुछ फैक्ट्स सामने आए कि आखिर जिम्मेदार कौन था। लेकिन कनाडा में पहले भी एंटी खालिस्तान लीडर्स की असैसिनेशन हुई है। तारक सिंह हेयर साहब एक एयर इंडिया 182 में गवाह थे, कैंपेनर थे, वो असैसिनेट कर दिए गए थे। कुछ चार्जेस कोर्ट में लाए भी गए लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाया और आज की तारीख उस किस्से की पूरी सच्चाई हमें पता नहीं है। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि 30 ईयर या 50 ईयर डिस्क्लोजर रूल है, आर्काइवल चीज़ें बाहर आती है, पता लग जाता है। हमारे यहाँ चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें बस नेटफ्लिक्स वर्जन ऑफ रियलिटी कभी ना कभी दिखता है। अगला सवाल आदित्य का लूँगी, जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि फिल्मों में हम आतंकवादियों को मारने का गुप्त मिशन देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या ये संभव है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर देश में हाई इंटेलिजेंस एजेंसीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्या ये बाकी देशों के सहयोग के बिना संभव है? आदित्य जी, ये अच्छा सवाल है। गुप्त एजेंसी ज़रूर असैसिनेशन करते हैं। सबसे फेमस इसका रीसेंट एग्जांपल तो था ओसामा बिन लादेन का, जो बहुत साल के लिए यूएस के खुफिया एजेंसी से बचे रहे, बहुत साल के लिए खोजे गए और एक दिन उन पर रेड हुआ एबटाबाद पाकिस्तान में। पाकिस्तान को शायद पता भी नहीं था कि रेड होने वाला है और वो उसमें मारे गए। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको मिलेंगे। कुछ और केसेस मिलेंगे जहां सालों साल टेररिस्ट खोजे गए और फिर जेल में भी डाले गए, प्रोसिक्यूट किए गए। खालिद शेख मोहम्मद जो 9/11 प्लॉट से जुड़े हुए थे, वो कराची से पकड़े गए थे, फिर उनका यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रायल हुआ, प्रॉपर क्रिमिनल ट्रायल हुआ। तो ऐसे किस्से हर मुल्क में हैं। भारत का ये कहा जाता है कि ये बी रामन साहब जो RAW में होते थे, उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है कि खालिस्तान मूवमेंट को ख़त्म करने में जो वो ऑफेंसिव कोवर्ट एक्शन कहते हैं, जो बहुत फैंसी तरीका है असैसिनेशन या कत्ल कहने का, कि ऑफेंसिव कोवर्ट एक्शन का RAW के एक्शंस का बहुत रोल था। उसके वजह कई इंपॉर्टेंट खालिस्तानी पाकिस्तान में मारे गए, लेकिन वो कोई डिटेल नहीं देते हैं, इसलिए हमें फैक्चुअल तौर पे कहना ये बड़ा मुश्किल है कि कौन किस हाल में कैसे मारा गया। इज़राइल का तो मैंने अभी ज़िक्र किया। जनरली लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उग्रवादियों को असैसिनेट करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। और इज़राइल का केस इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़रूर इजरायली कोवर्ट सर्विसेज ने खोज के उन लोगों को मारा है जो इजरायलीज़ के किलर्स थे, चाहे दुनिया में वो कहीं भी छुपे रहे हों। लेकिन इजराइल जो पैलेस्टीनियंस के साथ अपना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसको हल नहीं कर पाया है, तो रोज़ वो किसी टेररिस्ट को मारते रहते हैं और 2 नए टेररिस्ट पैदा हो जाते हैं। ब्रिटेन ने कीनिया में मारे टेररिस्ट, मारे इंडोनेशिया में मारे, लेकिन वहाँ कत्ल करने के बावजूद, बहुत लार्ज स्केल पे कत्ल करने के बावजूद दोनों मुल्कों से अंग्रेज़ों को निकलना ही पड़ा, क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कोवर्ट एक्शन या लीडर्स को मारना जादू की छड़ी नहीं है,
ज़रूर उसके कुछ यूजेस होते हैं। आज तक हमें नहीं पता 2 साल पहले किसने हाफिज़ मोहम्मद सईद जो लश्कर तैयबा के हेड है उनके घर के बाहर बम फोड़ा। वो बम एक्सप्लोजन में वो मरे नहीं, लेकिन ये दुनिया के सामने बात आ गई कि एक आदमी जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि वो जेल में बंद किया गया था, वो इनफैक्ट अपने घर में रह रहा था लाहौर में, और ये बात दुनिया के सामने आ गई क्योंकि वो बम फटा। लेकिन जनरली मतलब कोवर्ट एक्शन के ज़रूर इंटेलिजेंस सर्विसेज मानते हैं कि उसके कुछ यूजेस हैं, उसके कोई फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा ही सेट ये जादू की छड़ी नहीं है। और कई कोवर्ट एक्शंस के बहुत ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। यूएसए ने अपने दुश्मनों को लैटिन अमेरिका में ख़त्म करने के लिए लोकल डेथ स्क्वाड्स, ड्रग डीलरों से जुड़े हुए डेथ स्क्वाड्स को एम्प्लॉय किया, पॉलिटिकल राइवल्स मारे, बहुत मतलब ब्रूटल हरकतें की। लेकिन उनसे एक हाथ पे उन मुल्कों में नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ये ड्रग स्क्वाड्स, डेथ स्क्वाड्स बहुत पावरफुल हो गए, और वही लोग यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन और बाकी ड्रग्स बेचने में उनको बहुत छूट मिली, और फिर आगे वो अमेरिका के युवकों पे बहुत नुकसान कर गए। तो तलवार के दो मतलब तेज़ साइड्स होते हैं, और कई बार जब खुफिया सर्विसेज को ज़्यादा छूट मिल जाती है तो अपने ही मुल्कों को भी वो नुकसान कर देते हैं। अगला सवाल बाब कामत का है। वो पूछ रहे हैं कि कनाडा और ब्रिटेन जैसे राज्यों को चरमपंथी तत्वों का समर्थन करने में इमिनेंट खतरा क्यों नहीं दिखता है? क्या वे ये बात नहीं जानते कि या इसकी परवाह नहीं करते कि ये चीज़ें उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? इसका जवाब कामत जी बहुत हमें मतलब इस बहुत हिस्सों में होगा। एक तो और इसका आंसर इस पे भी डिपेंड करता है कि किस गुट की बात कर रहे हो और किस वक्त में। तो एक टाइम पे आपको याद होगा कि अरब दुनिया में बहुत सारे सोशलिस्ट रेजीम्स थे, और उस वक्त जो जिहादी तंजीमें थी वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन की खुफिया सर्विसेज को लगता था कि ये हमारे साथी हैं सोशलिस्ट को परेशान करने के लिए। ये शायद आपको हैरानगी होगी, लेकिन 9/11 अटैकर्स जिस मस्जिद में हैम्बर्ग में जाते थे, उस मस्जिद का ओरिजिन 1950s में CIA से जुड़े हुए लोगों ने किया था, क्योंकि उस वक्त CIA वेस्ट एशियन जिहादियों को पनाह दे रही थी, सेंट्रल एशियन जिहादियों को पनाह दे रही थी उस उम्मीद में कि वो सोवियत यूनियन को तंग करेंगे। अच्छा। सिमिलरली ब्रिटेन ने बहुत सारे मिडल ईस्ट के जिहादियों को पनाह दिया, लिबियन और इजिप्शियन जिहादियों को पनाह दिया, इस उम्मीद में कि वो वहाँ के सोशलिस्ट रजीम्स को तंग करेंगे। एंड में जाके क्योंकि ब्रिटेन ने ये बात सीरियसली जितनी नहीं ली, ब्रिटेन में भी अटैक्स हुए। फेमसली मैनचेस्टर में बॉम्बिंग हुई थी एक कॉन्सर्ट पे, एक लिबियन लड़के ने की जिसके फादर को पनाह दिया गया था यूके में। लेकिन अधिकांश केसेस में मेरे ख्याल से ब्रिटेन और अमेरिका, जैसे खालिस्तानियों का किस्सा है, वो एक्चुअली पर्दे के पीछे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ। बहुत सारी खबर आती है जाती है, कनाडा के साथ भी, लेकिन इन मुल्कों की अपनी पॉलिटिक्स है। कनाडा में जैसे सिख डायस्पोरा बहुत पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी अपनी ग्रीवेंसेस है 1984 के दंगों से जुड़े हुए, और पॉलिटिशियन ये सामने नहीं दिखाना चाहते कि हम इनका विद्रोह कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में सिमिलरली बहुत सारे इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज़ में जो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो हिस्सा जिसमें शासन पाकिस्तान करता है, उस इलाके के पाकिस्तानी बहुत सारे बसे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में। एंड अगेन यूनाइटेड किंगडम को डर लगता है कि इनसे दुश्मनी करे तो हम पे नेगेटिव असर रहता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप बहुत सारा आज की तारीख कोऑपरेशन देखेंगे जी। तो एक हाथ पे टेंशन होता है, दूसरे हाथ पे कोऑपरेशन होता है, और इस खेल में इंडिया भी शामिल है। जो हमारे RAW का फेमस एस्टेब्लिशमेंट 22 है, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहलाया जाता है, उसमें तिब्बती हैं जो तिब्बत से भाग के यहाँ पनाह लिए थे चाइना से, वो भर्ती किए गए थे, और एक टाइम पे CIA ने उनकी ट्रेनिंग की थी, और भारत में ये उम्मीद थी कि अगर चाइना से जंग हो जाए तो ये इस्तेमाल किए जाएंगे तिब्बत में डीप पेनिट्रेशन ऑपरेशंस करने के लिए। वही एस्टेब्लिशमेंट 22 के लोग बांग्लादेश के जंग के टाइम इस्तेमाल किए गए सीक्रेट ऑपरेशंस में बांग्लादेश में। और हमारे LTTE के साथ RAW के रिश्ते थे, क्योंकि हमें लगा इससे हम श्रीलंका पे, उन दिनों की बात है, इंदिरा जी की टाइम की बात है, कि इन पे दबाव लगा पाएंगे। तो इस खेल में ज़रूर इंडिया के कुछ ग्रीवेंसेस हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ, कनाडा के साथ,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गेम ऑफ नेशंस में ये मामूली बात है और सारे ही मुल्क लगभग ये खेल खेलते हैं। जी, अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का है, ये भी हमारे मेंबर हैं। पूछे कि खालिस्तान मुद्दे में अकाल तख्त या सिख धार्मिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। वो ये भी बोल रहे हैं अकाल तख्त द्वारा पंजाब सरकार की इंटरफेरेंस के बारे में बात करने की ये नई कंट्रोवर्सी क्या है। अकाल तख्त एक भारत के मेरे ख्याल से सारे ही धर्मों में बहुत एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। अंग्रेज़ों के टाइम जो अकाली मूवमेंट चला था, अंग्रेज़ों के टाइम जैसे हिंदू मंदिर प्राइवेट संस्था बन गए थे, कुछ फैमिलीज़ ने उन पे कब्ज़ा कर ली थी, कुछ पंडितों का वहाँ कब्ज़ा था, पैसे और चढ़ावे सारे अपने फैमिली के फ़ायदे के लिए ले लेते थे। ये करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा गोल्डन टेम्पल में हो गया था और अकाली मूवमेंट चला गोल्डन टेम्पल और बाकी इम्पोर्टेंट सिख टेम्पल्स पे कम्युनिटी का कंट्रोल लेने के लिए। और अकाल तख्त जो है वो एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि कम से कम उसके फॉलोअर्स या सपोर्टर्स जो है वो कहेंगे कि वो सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है लेकिन टेम्पोरल अथॉरिटी भी है। मतलब सिखों की अल्टीमेट पॉलिटिकल टेम्पोरल अथॉरिटी भी है। अच्छा। जैसे वेटिकन, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे वेटिकन कैथोलिक्स पे अथॉरिटी असर्ट करती है इन थियरी। रियल वर्ल्ड में तो वेटिकन का ऐसे कोई होल्ड नहीं है। ये 1980s के पीरियड में अकाल तख्त बहुत पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन हो गया क्योंकि जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सपोर्टरों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ये कुछ लोगों का कहना है कि उन लोगों को इंदिरा गांधी का उस वक्त समर्थन मिला था क्योंकि वो अकाली पार्टी को ख़त्म करना चाह रही थी और ट्रेडिशनली अकालियों का अकाल तख्त पे कब्ज़ा हो गया था। अब पंजाब गवर्नमेंट और अकाल तख्त के बीच में कॉन्फ्रंटेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि पार्टी पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, आम आदमी पार्टी, उसका तो आमने सामने का कॉन्फ्रंटेशन है अकाली पार्टी के साथ जो हमेशा अकाल तख्त को अपना इंस्टीट्यूशन समझी है। अब अकाल तख्त के इलेक्शंस होते हैं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बॉडी है, वो उसमें सारे रिलीजियस सिख्स वोट दे सकते हैं और फिर वहाँ से अकाल तख्त का जत्थेदार अपॉइंट होता है, वो एम्प्लॉई है SGPC का। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ जाती है। कई पीरियड्स पे अलगावादी या खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं उनने अपने दबाव बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वक्त अपनी दबाव बनाने की कोशिश की और अब आम आदमी पार्टी नेचुरली चाह रही है कि ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन में उसके भी कोई से हो और उसके अपोनेंट्स इस्तेमाल कर रही है उनको ख़त्म करने के लिए। डर ये है कि जैसे 1980s में ऐसे पॉलिटिकल टसलिंग के बीच में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कर दिया गया कि दोबारा वैसे माहौल बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता फ़िलहाल पंजाब में ऐसे कुछ हो रहा है। इनफैक्ट रीसेंट केसेस जो टेररिज्म के हम कहते हैं, अब माना जा रहा है कि जैसे RPG अटैक हुआ था पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर्स पे, रॉकेट चलाया गया था, पहले लगा था कि खालिस्तान इंसिडेंट था, लेकिन अब लग रहा है, अब नाम आ रहा है उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का। तो कई सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी एक्चुअली कोई आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड या धार्मिक कट्टरपंथी नहीं कर रहे हैं, ये किराए के टट्टू क्रिमिनल शायद किसी के बाहर के पैसे पे कर रहे हैं। तो पंजाब में नहीं लग रहा दोबारा खालिस्तान एक लिविंग मुद्दा दोबारा बन रहा है। जी प्रवीण, आज का आखिरी सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक परंपरा सी बन गई है। अब दर्शकों ने सवाल भेजे हैं तो मैं एक ले लेती हूँ। बोल रहे हैं कि अनुराग यदुवंशी इनका नाम है, पूछ रहे हैं कि थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताएं। उनकी मीडिया में अब इमरान शब्द पर एकदम बैन हो गया है। कोई उन्हें कासिम के अब्बू, कोई PTI चेयरमैन, कोई कुछ बुला रहा है। क्या 9 मई इतना बड़ा था कि जो कल तक सब जगह छाया हुआ था आज सब जगह बैन है, या वजह कुछ और है? देखिए, डेफिनेटली ये बैन तो लगा है। कुछ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं जैसे dawn.com या फ्राइडे टाइम्स, वो अभी भी ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रली खबर छाप रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से टीवी पे बहुत दबाव लगा है कि इमरान के रैलीज़ और इवेंट्स लाइव ना दिखाएं। कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये वेस्टेड एफर्ट रहा है, क्योंकि इमरान खान सोशल मीडिया के माहिर हैं।
वो बहुत मतलब अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम भी सोशल मीडिया बहुत इफ़ेक्टिवली किए, और अभी भी वो और उनके सपोर्टर जो हैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ज़रूर पाकिस्तान के अंदर वो लिंक्स बैन होते रहते हैं, लेकिन आपका जनरेशन VPN यूज़ करने में बहुत स्किल्ड है, तो वो बाईपास हो रहे हैं, उनका मैसेज हर जगह पहुंच रहा है। असली बात ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम पहली बार पाकिस्तान में सामने हुई है। पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा पार्टियां खड़ी की हैं, पार्टियां तोड़ी हैं, सियासत जनरल के कहने पे चली है, और जनरलों ने इमरान को बनाया और बैठाया तख्त पे। लेकिन पहली बार ऐसा कोई उनका प्राणी पैदा हो गया जो अब उनके कब्जे में नहीं आया। और जबकि इमरान खान पे पूरा एस्टेब्लिशमेंट का दबाव लगा है, यहाँ तक कि अब उनके सपोर्टर्स के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बातें चल रही हैं। एक तो उनका पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और जैसे पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बदतर हुई जा रही है, वैसे मेरे ख्याल से वो सपोर्ट भी बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जो कल तक मतलब अपने बच्चों की फ़ीस भर पा रहे थे या खाना राशन अपनी तनख्वाह पे खरीद कर पा रहे थे, आज बहुत दुख झेल रहे हैं। उनको लगता है कि चलो इमरान के टाइम में ही ठीक था, जबकि मेमोरी इज शॉर्ट, उस टाइम कुछ ठीक नहीं था, ये प्रॉब्लम तभी पैदा हुई थी, लेकिन लोगों को लगता है। दूसरी बात है कि आर्मी के अंदर ही बहुत डिवीज़न आ गई है। ये कई सारे सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखेंगे कि ख़ास तौर से यंगर ऑफिसर्स की वाइव्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिश्तेदार इमरान के सपोर्ट में निकल आए थे। और मेरे ख्याल से ये एक वाइड सेंटिमेंट है पाकिस्तान के मिडिल क्लास में, फ़ौज के बाहर भी, कि जबकि दूसरी पार्टीज़ डिनेस्टिक पार्टीज़ हैं, फैमिली बिजनेस है, इमरान खान एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहा था। अगेन ऑब्जेक्टिवली मुझे नहीं लगता था कि ऐसे कुछ था। इमरान खान के कुछ दोस्त थे जैसे फराह गोगी जो बहुत ब्लेटेंटली पैसे कमा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन आवाम में डिनेस्टिक पार्टीज़ के कंपैरिजन में अभी भी उनका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन है। तो जनरल उनको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब की अब जो सरकार बनी है वो इलेक्शंस फेस करने से बहुत डर रही है। आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दो ही चीज़ें हो सकती है ऐसे केओस के सिचुएशन में, कि या तो फ़ौज कू कर ले सकती है, जो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपस में ही इतने डिवीज़न है, या तो फिर इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं और सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी वोट ज़्यादा जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा, और वो काफ़ी सारे लोग अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। मुझे पता है अपूर्वा आप बिल्कुल फेडअप हो गए हो पाकिस्तान के हर बार बात करने की, लेकिन इंडिया का ये एक इम्पॉर्टेंट नेबर है, बिल्कुल, और वहाँ जो भी होगा उसके भारत पे काफ़ी असर पड़ेंगे, तो हमें मजबूरन फॉलो करते ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम इस शो पर भी आप अपने सवाल जब भी हमें पाकिस्तान से जुड़े हुए भी भेजेंगे वो भी हम उठाएंगे, और जो मुद्दा है उस पर भी आप डिस्कस, आप इस शो की भी कमान आप लोगों के हाथ में है, तो आप जैसे हमें सवाल भेजेंगे हम उस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, अपना फीडबैक भी भेजते रहें, और हमें अपने सवाल भी ज़रूर भेजते रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।